Hello and welcome back once again in another session of microeconomics. आज हम थ्योरी ऑफ सप्लाई में से एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो देखने में या सुनने में आपको लगेगा कि बिल्कुल थ्योरी ऑफ डिमांड में जो हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे बिल्कुल उससे सिमिलर है, मिलता जुलता है, लेकिन ये टोटली डिफरेंट है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और जो डिटर्मिनेंट्स डिमांड के हैं वो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, उस तरीके से लिख देते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा अगर हम इस तरह से करेंगे तो। इसलिए जरूरी है कि हम ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई यानी कि सप्लाई को इफेक्ट करने वाले जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इन डिटर्मिनेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझें। बहुत ही आसान है, अगर हम इन्हें एग्जाम्पल्स लेकर या बहुत ही आसानी से समझेंगे तो ये बहुत ही सिंपल रहेंगे, लेकिन प्लीज इसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के साथ कंफ्यूज बिल्कुल मत कीजिए। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का भी एक लिंक प्रोवाइड किया है, काइंडली वो भी जरूर देखिए ताकि आपको डिफरेंशिएशन करना आ जाए कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में क्या फर्क है। तो देखो, मुझे उम्मीद है कि जो लास्ट सेशन मैंने थ्योरी ऑफ सप्लाई का आपको प्रोवाइड किया था तो आपको सप्लाई का मतलब क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से मार्केट सप्लाई क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है, ये सब कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे इस चैप्टर में। तो अगला जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है सप्लाई फंक्शन। देखो, S ऑफ X यानी कि सप्लाई ऑफ X कमोडिटी इज द फंक्शन ऑफ, ये कुछ इस तरह की इक्वेशन हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में भी देखी थी, तो यहाँ पर भी ये उसी तरह से पढ़ी जाएगी यहाँ, लेकिन पढ़ा एक सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएगा। तो क्या पढ़ा जाएगा? सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ, देखो Px, यहाँ मैंने X लिखा है तो यहाँ पर Px है, मतलब जिस कमोडिटी की सप्लाई की बात यहाँ की जा रही है उसी कमोडिटी का प्राइस सप्लाई को इफेक्ट करता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर अब हमें है PO, ये कुछ और नहीं है, जैसे हमने उसमें PR पढ़ा था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो उसी तरह से यहाँ पर ये प्राइस ऑफ अदर गुड्स यानी कि रिलेटेड गुड्स ही है। NFG PFT EXGP। तो हम नेक्स्ट जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें ये एब्रीवेशंस मतलब क्लियर होती जाएंगी कि ये शॉर्ट फॉर्म्स जो है वो यहाँ पर क्यों यूज की गई हैं, ये किसको डिनोट कर रही हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को प्रभावित करते हैं, वो कौन कौन से इफेक्ट्स करने वाले फैक्टर्स हैं, डिटरमिनाइंग फैक्टर्स। फर्स्ट पॉइंट, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी यानी कि Px, जो मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही बता दिया है। किसी भी वस्तु का खुद का प्राइस, खुद की कीमत किसी भी कमोडिटी की उसकी सप्लाई को इफेक्ट करती है। देखो, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आपको इस पॉइंट के बेसिस पर जो लॉ ऑफ सप्लाई है ना, जैसे लॉ ऑफ डिमांड था जो ये बताता था कि प्राइस और डिमांड में यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो इसलिए डाउनवर्ड स्लोप वाला हमारा डिमांड कर्व बनता था। यहाँ पर हमें इस लाइन से ही पता चल रहा है लॉ ऑफ सप्लाई का राज, यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है वो इसी पर बेस्ड है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। मतलब अगर आप अपने आप को एक सप्लायर मानकर चलो तो देखो, अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हो, ज्यादा प्रॉफिट्स कमाना चाहते हो, तो आप कब ज्यादा सेल करोगे या अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कब ज्यादा उतारोगे, ज्यादा सप्लाई कब करोगे? जब आपको ज्यादा प्राइस मिलेगा। इसका मतलब अगर प्राइस 1 है तो आप लेट्स सपोज 2 यूनिट सेल कर रहे हो, अगर प्राइस 2 हो जाए तो आप ज्यादा सेल करोगे, अगर फिर बढ़ जाए तो आप फिर से ज्यादा सेल करोगे। ठीक है ना, कुछ इस तरह का कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप बता रहा है ना कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है, तो इसी पर बेस्ड है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। तो देयर इज अ
पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। तो प्राइस के साथ डिमांड नेगेटिवली रिलेटेड होती है, लेकिन प्राइस के साथ ही सप्लाई यानी कि पूर्ति जो है वो पॉजिटिवली रिलेटेड होती है। तो इसीलिए जब हमने ये सप्लाई कर्व डिस्कस किया था तो वो हमारा सप्लाई कर्व इस तरह की एक पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन बनी थी, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में थोड़ा सा समझा चुकी हूं। अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट डिटर्मिनेंट की ओर, जो है प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। देखो, आपको रिलेटेड गुड्स पता है कि क्या होती हैं, जैसे चाय, कॉफी, इस तरह के गुड्स। अगर आप सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में ना भी पढ़ो, सिंपल सी बात है, आप ये सोचो कि अगर आप एज अ सप्लायर मोर देन वन कमोडिटी में डील कर रहे हो, या अगर नहीं डील कर रहे हो, कुछ इस तरह की कमोडिटीज में आप डील कर रहे हो जो अगर मार्केट में बिक रही हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड गुड्स जो हैं उनका ज्यादा प्राइस बिक रहा है, तो आप भी चाहोगे ना कि मैं वो हायर प्राइस वाली कमोडिटी बनाना शुरू करूं, मैं भी उसमें डील करूं, क्योंकि वो मुझे ज्यादा मुनाफा कमा कर दे रही हैं। तो इसलिए क्या फर्क पड़ता है सप्लाई पर, किसी भी कमोडिटी की सप्लाई पर, उससे रिलेटेड या अदर गुड्स जो होते हैं, जब प्राइस ऑफ अदर गुड्स राइज करता है तो इसका मतलब उनकी सप्लाई बढ़ती है, बिकॉज अदर गुड्स बिकम मोर प्रॉफिटेबल। क्योंकि जो सेलर, जो सप्लायर पहले उस कमोडिटी को नहीं सेल कर रहे, वो प्रॉफिट ज्यादा एंजॉय करने के लिए उस अदर कमोडिटी में डील करना शुरू कर देंगे। सिंपल सी बात कि वो भी उसे सेल करना शुरू कर देंगे, वो भी कहेंगे कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, इसका प्राइस ज्यादा है, तो क्यों ना मैं भी इस कमोडिटी को ही सेल करूं मार्केट में। तो इसलिए अदर गुड्स का प्राइस अगर बढ़ता हो तो सप्लाई ऑफ दोज अदर गुड्स, सप्लाई ऑफ दोज अदर गुड्स जो है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। जिसमें आप डील कर रहे हो करंटली, आप उसे उसी कांस्टेंट रेट पर रखोगे या उसे कम करना शुरू कर दोगे, क्योंकि वो आपको इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं कमा कर दे रही होगी। तो इसलिए जब कोई दूसरी कमोडिटी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाती है तो उस प्रॉफिटेबल कमोडिटी की सप्लाई बढ़ जाती है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो, आपको इक्वेशन में क्या दिखा था, थर्ड पॉइंट NF था ना। तो देखते हैं कि अब NF का मतलब क्या होता है। देखो, NF का मतलब होता है नंबर ऑफ फर्म्स। अब देखो, अब मैं आपको सबसे पहले एक बात रिकॉल करवाना चाहूंगी। हमने जब लास्ट सेशन में ये चैप्टर शुरू किया था तब आपको क्या बताया गया था कि आपके चैप्टर का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ सप्लाई इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन फॉर्म ऑफ मार्केट पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा है इसके फीचर में कि देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यही पढ़ा था ना हमने। तो इस केस में हमारे पास ये नंबर ऑफ फर्म्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। मार्केट में कितनी नंबर ऑफ फर्म्स हैं, अगर कोई नई फर्म एंटर हो जाएगी तो वो भी तो प्रोडक्शन करेगी ना, वो भी तो मार्केट में प्रोडक्ट को सप्लाई करेगी ना। तो इसलिए नंबर ऑफ फर्म्स अगर बढ़ती हैं, ज्यादा होती हैं, तो सप्लाई भी ज्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम हो जाती हैं तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट था G। तो G का मतलब है गोल ऑफ द फर्म। अब देखो, ये बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, आप बिजनेस स्टडीज में भी ये कंसेप्ट सुनते होंगे कि कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर करते हैं, कोई भी आर्थिक क्रिया करते हैं, तो बेसिकली आजकल के जमाने में तो बिजनेस जो है उसे सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ कहते हैं ना, नहीं ध्यान देना चाहिए, सोशल मोटिव भी होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको यही कुछ कंसेप्ट रिलेटेड बता रखा है कि एक फर्म का गोल क्या है, उसका एम क्या है। क्या उसका एम सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, या उसका एम प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि हम ये कहेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, या वो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन भी नहीं होने देना चाहती है। तो कुछ इस तरह का गोल अगर होगा तो वो डिसाइड करेगा कि सप्लाई किस तरह की होगी। जैसे इफ गोल ऑफ द फर्म इज मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट्स, अगर एक फर्म का उद्देश्य प्रॉफिट को इंक्रीज करना है तो उस केस में जो सप्लाई होगी, या यूं कह लो कि प्रोडक्ट की जो सेल होगी, वो सिर्फ तभी की जाएगी जब प्राइस बढ़ेगा।
क्यों? प्राइस बढ़ेगा तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा ना, तभी हम ज्यादा सेल करेंगे। लेकिन अदरवाइज अगर हमारी जो फर्म है उसका गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, उसका कोई सोशल मोटिव है, तो वो एक कांस्टेंट रेट पर, मतलब प्रेवेलेंट प्राइस पर जो मार्केट में चल रहा है उस प्राइस पर भी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए तैयार रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक के आपको 4 के 4 पॉइंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, देखते हैं कि हमारी इक्वेशन में हमें नेक्स्ट क्या बता रखा था। देखो नेक्स्ट इज PF। अब देखते हैं कि ये क्या होता है। PX देख लिया, PO यानी कि अदर रिलेटेड कमोडिटीज का प्राइस देख लिया। अब देखते हैं कि ये PF क्या होता है। देखो दिस इज प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आपको अगर याद हो तो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़कर आए हैं लास्ट कुछ चैप्टर्स में, जो हमने एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े थे, ये लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ऑल दैट। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमें पेमेंट करनी पड़ेगी ना, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो उनके लिए प्राइस पेड होता है ना। अगर हम एक प्रोड्यूसर हैं, हम एक सप्लायर हैं, तो मैं जिन फैक्टर सर्विसेज को हायर कर रही हूँ, मतलब जिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज को मैं एंजॉय कर रही हूँ, बदले में मुझे उन्हें पेमेंट्स करनी पड़ रही है ना। तो सपोज करो मैंने सिर्फ 2 लिए हैं और बहुत ही आसान सी लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे अगर मैं लेबर का इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे लेबर को वेजेस पे करनी पड़ती हैं बदले में। जैसे अगर मैं उधार पे कैपिटल इन्वेस्ट की है, उधार लेकर मैंने अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है, तो मुझे बदले में ब्याज यानी कि इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो दीज आर दी प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मान लो अगर वेजेस और इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या होगा, मैं क्या करूंगी, मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इस बढ़ी हुई कॉस्ट को ऐड कर दूंगी ना। यही करते हैं ना प्रोड्यूसर्स कि जो प्रोडक्ट जितने में बनकर तैयार होता है उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर फिर प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं। एक नॉर्मल इंडिविजुअल यही करेगा ना। अपने आप को एक सेलर मानकर चलो तो आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी कि प्रॉफिट कमाना है तो जो कॉस्ट है उसमें हम प्रॉफिट ऐड करेंगे। हम मैथ्स में भी ये सिंपल फंडास पढ़कर आए हैं। तो होगा क्या अगर ऐसा होगा तो कि मान लो पहले कोई चीज 10 रुपए में बनकर तैयार हो रही थी, वेजेस और इंटरेस्ट वगैरह बढ़ने की वजह से वो 12 रुपए में बनकर अब तैयार हो रही है। मार्केट में करंट रेट जो है, क्योंकि मैं फिर से कहूंगी क्योंकि हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, प्राइस टेकर है एक फर्म, तो 15 रुपए में अगर वो बिक रही है तो देखो पहले तो 5 रुपए का मार्जिन था जब 10 था, अब मार्जिन सिर्फ 3 रुपए का है पर यूनिट। तो अब इस केस में क्या होगा, क्या एक फर्म बढ़ाएगी सप्लाई को? बिल्कुल नहीं बढ़ाएगी। वो सप्लाई तब बढ़ाएगी जब उसे इंक्रीज्ड प्राइस मिलेगा। तो इसलिए अब इसको कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो इट विल रिड्यूस द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द फर्म अगर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो। हेंस सप्लाई विल डिक्रीज। A supplier will increase supply only when he will receive higher price in return. Vice versa होगा, अगर रिड्यूस हो जाता है तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा तो ज्यादा सप्लाई की जा सकती है, क्योंकि थोड़े टाइम बिंग के लिए अगर हुआ है तो हम उस टाइम बिंग के लिए भी ज्यादा प्रॉफिट्स एंजॉय करने के लिए ज्यादा सप्लाई मार्केट में करेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है टी। अब देखते हैं कि ये टी क्या है। देखो टी स्टैंड्स फॉर चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि हम अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो हम नई मशीनरी का यूज कर रहे हैं, नए प्लांट का यूज कर रहे हैं। अब अगर टेक्नोलॉजी में किसी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट हो जाए तो ये चीज तो आपको खुद भी अंडरस्टूड है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी, पर यूनिट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी। अब अगर इस केस में रिडक्शन हो रही है कॉस्ट की तो देखो वेजेस वाले कंसेप्ट के हिसाब से जो मैंने आपको वाइस वर्सा कहा था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, जब कॉस्ट रिड्यूस हो गई तो इसका मतलब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। अगर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है तो उस केस में ज्यादा प्रॉफिट एंजॉय करने के लिए एक फर्म मार्केट में ज्यादा गुड्स की सप्लाई करेगी। नेक्स्ट देखो हमारे पास इक्वेशन में था EX। अब EX का मतलब क्या होता है?
EX का मतलब है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। एक्सपेक्टेशंस हमने पढ़ी थी ना डिमांड के केस में, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशंस हैं। वहां हमने पढ़ी थी कि एक कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एक सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सप्लायर को ये लगता है कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस हाई है, जो मैं आज 5 रुपए में सेल कर रहा हूं वो नेक्स्ट आने वाले टाइम पीरियड में 6 रुपए का बिकेगा, तो देखो क्या वो कम प्राइस पर सेल करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि प्रॉफिट उसे कम मिल रहा है। 1 रुपए पर यूनिट के हिसाब से फ्यूचर में उसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर एक सप्लायर, एक सेलर ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है तो वो एट प्रेजेंट क्या करेगा? कम सप्लाई करेगा। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट पॉइंट तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से खुद समझ में आ सकता है कि अब 6 है और एक्सपेक्टेड प्राइस 5 है, तो अब कमा लो जितना कमाया जाता है, तो अब प्रेजेंट सप्लाई को इंक्रीज कर दो। लास्ट पॉइंट आपको जो इक्वेशन में दिया हुआ था वो था जीपी, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी। देखो गवर्नमेंट जो होती है वो बेसिकली हमें 2 तरह से इफेक्ट करती है। एक तो वो टैक्सेस चार्ज करती है, टैक्सेशन पॉलिसीज में अगर किसी तरह का कोई बदलाव आ जाए। बिल्कुल इसी तरीके से हमें अनुदान, ग्रांट्स, सब्सिडीज प्रोवाइड कर कर। अब देखो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या है, देखो अगर फर्म पर टैक्सेस लग गए तो वो टैक्सेस फर्म के लिए कॉस्ट है। क्या है? कॉस्ट। अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो फिर से वही वेजेस वाला कंसेप्ट दिमाग में लेकर आओ। अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड हो रही है। हमारा प्रोडक्ट जो है वो बनकर तैयार हो रहा है, महंगा बनकर तैयार हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम हो रहा है। तो इसलिए मैं लेस प्राइस पर क्यों सेल करूं, मैं अब कम सेल करूंगी। जब फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा मैं तब ज्यादा सेल करूंगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम सब्सिडीज की बात करें तो सब्सिडीज अगर बढ़ती हैं, अगर एक फर्म को सब्सिडीज मिलती हैं, सिंपल सी बात अगर इस तरीके से समझें तो उस केस में क्या है, उस केस में ये सब्सिडीज जो हैं वो प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा देती हैं, क्योंकि उस केस में कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है एक तरीके से। तो अगर सब्सिडीज मिलती हैं, फर्म को फायदा हो रहा है, तो अब उसे फायदा हो रहा है तो वो कहती है कि क्यों ना मैं ज्यादा और फायदा कमाऊं, तो इसलिए उस केस में सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है। तो कॉस्ट टैक्सेस के केस में बढ़ रही है तो इसलिए सप्लाई को रिड्यूस कर दिया जाता है, लेकिन सब्सिडीज के केस में रिड्यूस हो जाती है कॉस्ट। अगर सब्सिडीज मिलती हैं तो फायदा होता है एक फर्म को, इसलिए सप्लाई इंक्रीज कर दी जाती है ताकि और फायदा कमाया जा सके। ये सब्सिडीज और टैक्सेस वाला कंसेप्ट जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब भी हमें और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको आज डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताया, सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताया, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को दिमाग में रखा हो तो आपको पता चला होगा कि ये कितना डिफरेंट है और कितना डिफरेंटली इसे एक्सप्लेन करना है डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझे तो आई होप कि ये सेशन आज का आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा और काफी इजी तरीके से समझ में भी आया। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।